Good morning, students. Today we will discuss conversion of glucose into mannose. आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्लूकोज का मैनोज में अंतर परिवर्तन है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एपीमेरिकरण प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि ग्लूकोज को मैनोज में परिवर्तित करने, ग्लूकोज भी एक एल्डोहेक्सोज है और मैनोज भी एक एल्डोहेक्सोज है। एक एल्डोहेक्सोज को दूसरे एल्डोहेक्सोज में परिवर्तित करने के लिए हम दो प्रकार के प्रोसेस काम में ले रहे हैं, एपीमेरिकरण और लोकरीतिवान वान इंटेस्टाइन पुनर्विन्यास की क्रिया। ठीक है, अब ग्लूकोज को मैनोज में परिवर्तित करना है तो उसके लिए हमने काम में लिया एपीमेरिकरण। एपीमेरिकरण को मैं लास्ट वीडियो में भी समझा चुका हूँ, फिर भी मैं 5 मिनट के लिए रिकॉल कर रहा हूँ कि जब फेनिलहाइड्रोजीन के साथ क्रिया करके समान प्रकार के ओसाजोन बनाने वाले एल्डोज जो होते हैं वे अल्फा कार्बन या C2 कार्बन पर विन्यास में भिन्न होते हैं। ठीक है, तो एपीमेरिकरण प्रोसेस क्या था तो उसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा हल्का सा बता रहा हूँ कि फेनिलहाइड्रोजीन के साथ क्रिया करके समान प्रकार के ओसाजोन बनाने वाले एल्डोज C2 कार्बन या कार्बन संख्या 2 पर 2 के अतिरिक्त अन्य समस्त असममित कार्बन परमाणुओं पर विन्यास में समान होते हैं, परंतु C2 कार्बन के विन्यास में भिन्न होते हैं। अल्फा कार्बन या C2 कार्बन पर विन्यास में भिन्न होने के कारण ऐसे एल्डोज एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, एपीमर समावयव कहलाते हैं, और एक एपीमर के दूसरे एपीमर में परिवर्तन की इस प्रक्रिया को एपीमेरिकरण कहते हैं। तो एपीमेरिकरण क्या होगी, एपीमेरिकरण वह परिवर्तन की प्रक्रिया है। ठीक है, एपीमेरिकरण एल्डोज परिवर्तन की या एल्डोसों के मिश्रण में एक समावयव रूप के दूसरे समावयव रूप में परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसमें एक एपीमर दूसरे एपीमर में परिवर्तित होता है। शॉर्ट में मैं कहूँ तो एपीमेरिकरण क्या है, एपीमेरिकरण वह परिवर्तन, वह रासायनिक परिवर्तन या परिघटना है जिसमें एक एपीमर का दूसरे एपीमर में परिवर्तन होता है। सामान्य रूप से ग्लूकोज और मैनोज एक दूसरे के एपीमर हैं। एपीमर इसलिए हैं क्योंकि ग्लूकोज और मैनोज में C2 कार्बन के विन्यास भिन्न होते हैं, जबकि C2 कार्बन को छोड़कर अन्य समस्त कार्बन पर असममित कार्बन परमाणुओं के विन्यास यहाँ समान पाए जाते हैं। इसलिए वे समावयव रूप या एल्डोज श्रेणी के अंदर ऐसे एल्डोज जिनमें C2 कार्बन या अल्फा कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित समूहों के विपरीत होते हों या भिन्न समूह रखते हों, वे एक दूसरे के एपीमर कहलाते हैं। और इसके अलावा समस्त असममित कार्बन परमाणुओं के उनके विन्यास समान पाए जाते हैं। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूं एक बार रिव्यू। एपीमेरिकरण वह रासायनिक परिवर्तन या परिघटना है जिसमें एक एपीमर का दूसरे एपीमर में परिवर्तन देखने को मिलता है। सामान्य रूप से समान प्रकार का ऑक्साजोन बनाने वाले एल्डोसों में C2 कार्बन या अल्फा कार्बन पर विन्यासों की भिन्नता पाई जाती है एवं इस C2 कार्बन को छोड़कर हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अन्य समस्त असममित कार्बन परमाणुओं के विन्यास ही समान पाए जाते हैं। एल्डोज श्रेणी में ग्लूकोज और मैनोज के एक ही प्रकार का ऑक्साजोन बनाते हैं, इसलिए और ये C2 कार्बन पर विन्यास में भिन्न होते हैं, इसलिए ग्लूकोज और मैनोज एक दूसरे के एपीमर हैं। अब किसी भी एक एपीमर को दूसरे एपीमर में परिवर्तित करने हेतु सर्वप्रथम किसी एक एल्डोज को ब्रोमीन जल से ऑक्सीकृत करवाया जाता है जिससे उसका एल्डोनिक अम्ल प्राप्त होता है। प्राप्त हुए एल्डोनिक अम्ल को जब हम क्विनोलिन या पिरिडीन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इन डाइऑल मध्यवर्ती के माध्यम से विक्रिया संपन्न होती है और दूसरे एपीमर अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। तो जो मिश्रण के अंदर जब एक एपीमर अम्ल का, जब एक एल्डोज या एल्डोनिक अम्ल का जब उसका एपीमर अम्ल प्राप्त होता है तो सारा का सारा वो एल्डोनिक अम्ल किसमें परिवर्तित हो जाएगा, उसके एपीमरिक एल्डोनिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। अब प्राप्त हुए एल्डोनिक एपीमर एसिड को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर उसके इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं और इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाने के पश्चात हम क्या करवाते हैं, उसका अम्लों की प्रेजेंस में जब उसका सोडियम अमलगमन से अपचयन करवाते हैं तो अमलगमित सोडियम से अपचित करवाए जाने पर वो किस में परिवर्तित हो जाता है, वो परिवर्तित हो जाता है किसके अंदर, उसके एपीमर में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ देखते हैं कि कौन सा है। तो वहाँ हमने ग्लूकोज के लिए मिक्सचर्स लिया था कि ग्लूकोज के लिए हमने कहा था सिंपल वे में कि एपीमेरिकरण में पहला जो प्रोसेस था, मैं इसी को एक बार रिपीट कर रहा हूँ 5 मिनट के लिए, क्योंकि ये प्रोसीजर आपको अच्छे से आ जाना चाहिए, क्वेश्चन है इसलिए बार बार मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। HCO एंड देन HOH और नीचे के कार्बन परमाणु पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन है नहीं, फिर भी हम ये देख लेते हैं OHH एंड देन CHOH का OH ट्वाइस CH2OH, ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। अब ग्लूकोज को हमने क्या करवाया, ब्रोमीन जल से ऑक्सीकृत करवाया,
जब इसको ब्रोमीन जब से ऑक्सीकृत करवा रहे हैं तो इसके ऑक्सीकरण पर क्या जानते हैं, एल्डिहाइड समूह के ऑक्सीकरण पर क्या बनते हैं, अम्ल की प्राप्ति होती है। तो एसिड कौन सा प्राप्त हो गया, COOH। ठीक है, ये एसिड प्राप्त हो गया, COOH डायरेक्टली लिख देता हूँ, COOH। एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण पर एसिड प्राप्त होते हैं। एंड देन अब देखेंगे हम परिवर्तन की क्या परिघटना देखने को मिलती है। तो यहाँ प्राप्त हो रहा है CHOH का, यहाँ पे क्या हो गया, होल ट्वाइस एंड देन CH2OH। ये प्राप्त हो गया, ये ग्लूकोज था, ये प्राप्त हो गया ग्लूकोनिक एसिड। अब इस ग्लूकोनिक एसिड को हमने क्या करवाया, पिरीडीन की प्रेजेंस में, हमने किसकी उपस्थिति में, पिरीडीन की प्रेजेंस में गर्म कर दिया, या क्विनोलिन के मिश्रण के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ एक मध्यवर्ती इंडाइकोस का निर्माण होगा, जिसके माध्यम से अभिक्रिया आगे संपन्न हो। देखते हैं किस प्रकार से ये क्या होगा। उसमें मैंने बताया था इस हाइड्रोजन परिवर्तन, ये जो C2 कार्बन परमाणु होगा, C2 कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु इसका निर्माण कर जाएंगे, ये माइग्रेट होंगे। जब ये माइग्रेट होते हैं तो क्या कंडीशंस हो जाएगी, कहाँ जाएंगे, द्विबंधित ऑक्सीजन पर जाएंगे। तो उस स्थिति में ये किसका निर्माण करेंगे, यहाँ पे बंध टूटेगा ना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड मेकिंग होगी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इन डाइऑल में। किस प्रकार से होगा, मैं इसको ओपन करके बता देता हूँ। यहाँ पर हमने ये अभिक्रिया आ रही है, सपोज कीजिए ये COOH इस टाइप में हुआ। अब मैं इसको यही समझा देता हूँ, ये थोड़ा ये बना, ये हटा, हाइड्रोजन कहाँ चला गया, द्विबंधित ऑक्सीजन पर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ ये जो प्रक्रिया हुई थी, इस प्रक्रिया के द्वारा संपन्न हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन जो था ये माइग्रेट हो रहा है, और ये माइग्रेट कहाँ हो रहा है, जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इसके द्विबंधित ऑक्सीजन पर, तो ये माइग्रेट हो जाता है यहाँ। और इसके माइग्रेट हो जाने से कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ भी OH एंड देन यहाँ भी OH एंड देन डबल बॉन्ड COH। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगी। एक्चुअली में ये जो मध्यवर्ती बनेगा, ये इन डाइऑल भी हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ कितने OH ग्रुप आपके, 3। हम जानते हैं कार्बन 2 OH ग्रुप हो ही नहीं सकते, ये मध्यवर्ती अस्थायी प्रवृत्ति का होगा। और इस मध्यवर्ती के अस्थायी होने के कारण यहाँ तुरंत क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, CHOH का होल ट्वाइस एंड देन CH2OH। अब ये चलिए, ये थोड़ा ये बना है, ये। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो परिवर्तन देखने को मिलेगा, यहीं पे देखिएगा, ये जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, इस परिवर्तन के द्वारा क्या देखने को मिल रहा है, जब ये हाइड्रोजन परमाणु द्विबंधित कार्बन पर आएगा तो OH समूह के विन्यास को चेंज करेगा। हम जानते हैं द्विबंधित कार्बन पर अगर दोनों समूह एक तरफ होंगे तो स्टीरिक हिंड्रेंस, त्रिविम विन्यासी बाधा ज़्यादा होगी, और त्रिविम विन्यासी बाधा कम करने के लिए, और हम जानते हैं कि द्विबंधित कार्बन परमाणु का, क्योंकि पहले द्विबंधित था तो रोटेशन में क्या था, कार्बन कार्बन बॉन्ड का मुक्त घूर्णन संभव नहीं था। लेकिन जैसे ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड का मुक्त घूर्णन पॉसिबल हो जाएगा। फर्स्ट ईयर की यूनिट में हमने साइक्लोएल्केन में पढ़ा था, कार्बन कार्बन एकल बंधों में मुक्त घूर्णन पाया जाता है। सेकेंडली बात, दोनों बल के ग्रुप जब एक तरफ होंगे तो त्रिविम बाधा ज़्यादा होगी, तो त्रिविम बाधा कम करने के लिए क्या करेंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर हम अगर बात करें तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड। पहले वाले कार्बन पर तो ये होगा, हाइड्रोजन कहाँ गया, यहाँ, तो हाइड्रोजन के यहाँ जाने से क्या हो जाएगा, OH H एंड देन, और इस COH को मैं किस में रूप में ले सकता हूँ, इसको मैं डायरेक्टली COH के रूप में कह सकता हूँ। देन COH H CHOH का होल ट्वाइस CH2OH। याद है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद में इसको हमने गर्म कर दिया, गर्म करने पर क्या होगा, एक जल अणु निष्कासित होगा, और जल अणु निष्कासित होकर इलेक्ट्रॉन बनाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा, देखिए, चूंकि ये कौन सा एसिड है, ये ग्लूकोनिक, ये मध्यवर्ती इंटरमीडिएट होता है, ये इंटरमीडिएट मध्यवर्ती होता है, अस्थायी मध्यवर्ती है, बना हुआ मध्यवर्ती चूंकि अस्थायी है, ये आपकी ग्लूकोनिक एसिड का। अब ग्लूकोनिक एसिड का एपिमर क्या होता है, ग्लूकोनिक एसिड का एपिमर होता है मैनोनिक एसिड, और ये मैनोनिक जो एसिड है ये एपिमर है, तो
तो ग्लूकोनिक अम्ल को pyridine के साथ जब गर्म करते हैं तो मध्यवर्ती की सहायता से पूर्ण रूपेण किसमें परिवर्तित हो जाता है, सारा का सारा जो ग्लूकोनिक अम्ल था वो मैनोनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन बनाएगा और इलेक्ट्रॉन जब बनाएगा तो क्या कंडीशन हो जाएगी, ये स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे इसके यहाँ HOH एंड देन HCOH एंड देन सॉरी तीसरे कार्बन पर कहाँ जाएगा OHH एंड देन CH, अब यहाँ ओपन कर देगा HC और ये आ गया देन CHOH देन CH2OH। ये क्या कहेगा इसका मैनो इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं क्योंकि ये मैनोनिक एसिड इसलिए मैनो इलेक्ट्रॉन कहला सकता है या उसका गामा इलेक्ट्रॉन। अब इसको क्या किया, इसको सोडियम अमरबंध के द्वारा अपचित करवाएंगे। तो इसको जब सोडियम अमरबंध के द्वारा अपचित करवाएंगे 2H से तो क्या कंडीशन होगी, इलेक्ट्रॉन रिंग ब्रेक होगी और इलेक्ट्रॉन रिंग ब्रेक होगी, एक H ऑक्सीजन पर एक H कार्बन पर आ जाएगा, क्या बन जाएगा HCO एंड देन OHH एंड देन OHH एंड देन CHOH का OH ट्वाइस एंड देन CH2OH। ये क्या कहलाएगा आपके मैग्नोस। ठीक है, किससे प्राप्त हुआ, ये ग्लूकोज से। ये आपके ग्लूकोज था, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड मध्यवर्ती की सहायता से पूरी तरह से अपने एपिमेरिक अम्ल मैनोनिक अम्ल में परिवर्तित होता है। जब इसको pyridine या क्विनोलिन के साथ गर्म करते हैं फिर मैनोनिक अम्ल को गर्म किए जाने पर एक जलन का लोस करता है जिसमें CO समूह से क्या है कार्बोक्सिलिक समूह से क्या जाएगा OH समूह और उसकी निकटवर्ती गामा पोजीशन से क्या जाएगा हाइड्रोक्सिल समूह का हाइड्रोजन। जलन निकलने के पश्चात इलेक्ट्रॉन बनते हैं, बने हुए इलेक्ट्रॉन अम्लों की प्रेजेंस में अमरगमित सोडियम द्वारा अपचित होकर के किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, एपिमर, ग्लूकोज के एपिमर मैनोस में परिवर्तित हो जाता है। किस प्रकार ग्लूकोज को मैनोस में परिवर्तित करने की है प्रक्रिया जिसमें एक एल्डोस दूसरे एल्डोस में परिवर्तित होता है, एपिमरीकरण कहलाती है। अब इसमें हम दोनों की स्ट्रक्चर देखते हैं, दोनों में सभी ग्रुप समान है, केवल डिफरेंट कहाँ है, C2 कार्बन एल्डिहाइड समूह के निकटवर्ती अल्फा कार्बन या C2 कार्बन पर विन्यास में एल्डोस दोनों ही एक प्रकार का ऑक्सीजन बनाते हैं। इसे फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करने वाले फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके समान प्रकार के ऑक्सीजन बनाने वाले एल्डोसों में C2 कार्बन या अल्फा कार्बन के विन्यास भिन्न होते हों और इस पर उपस्थित समूह के विन्यास भिन्न होने के अलावा समस्त असममित कार्बन परमाणुओं पर समान समूह की मौजूदगी पाई जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे के एपिमर कहलाते हैं और एक एपिमर को दूसरे में परिवर्तित करने की परिघटना क्या कहलाती है, एपिमरीकरण। ओके स्टूडेंट्स, अब आज का हमारा जो टॉपिक था वो हमने उस दिन बताया था लोपरिदीवान मान एंकेस्टाइन पुनर्विन्यास। अब ये लोपरिदीवान मान एंकेस्टाइन पुनर्विन्यास अभिक्रिया क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से चर्चा कर लेंगे। ये दोनों ही अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, मुझे ये क्वेश्चन इस साल के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है। एपिमराइजेशन है लोपरिदीवान मान एंकेस्टाइन पुनर्विन्यास। देखिएगा स्टूडेंट्स, बात करते हैं आज का जो टॉपिक है वो लोपरिदीवान मान एंकेस्टाइन पुनर्विन्यास। ये है क्या, तो एक्चुअली मैं बता देता हूँ कि ये भी ग्लूकोज को मैनोस में परिवर्तित करने की एक उत्क्रमणीय पुनर्विन्यासिक अभिक्रिया है। इस विन्यासिक अभिक्रिया में क्या होता है, देखो क्या होता है कि लोपरिदीवान मान एंकेस्टाइन पुनर्विन्यास एक्चुअली है क्या, इसके बारे में मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ जो आप याद रखिएगा। देखो भाई, जब शर्कराएं, क्योंकि सारी की सारी क्या शर्कराएं हैं, ग्लूकोज मैग्नीज ये सब क्या मोनोसेकेराइड और मोनोसेकेराइड ओलिगोसेकेराइड किस में आते हैं, शर्कराओं में आते हैं। क्योंकि सामान्य रूप से कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में बांटा गया था, एक तो था शर्करा, दूसरा था अशर्करा। शर्कराओं को फिर दो भागों में बांटा गया था, एक तो कौन से थे, मोनोसेकेराइड और एक कौन सा होता है, ओलिगोसेकेराइड। ओके स्टूडेंट्स, मोनोसेकेराइड एंड देन ओलिगोसेकेराइड। और अशर्कराओं में क्या आते हैं, पॉलीसेकेराइड्स आते हैं। अशर्कराएं स्वादहीन होती हैं, जल में अविलेय होती हैं, ठीक है, और क्रिस्टलाइन नहीं होती। जबकि शर्कराएं क्या होती है, शर्कराएं क्रिस्टलाइन सॉलिड होती हैं, क्रिस्टलीटोस होती हैं, जल में घुलनशील होती हैं और मधुर गंधयुक्त होती हैं या स्वाद में मीठे होते हैं, ठीक है। शर्कराओं में स्पेशली रूप से जो मोनोसेकेराइड होते हैं उनका और आगे जल गठन नहीं करवाया जा सकता, इसलिए ये सिंपल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। जितनी भी मोनोसेकेराइड होती है सब सरल शर्करा या सिंपल शुगर के नाम से जानी जाती है और शर्कराओं के नाम के अंत में ओस आता है, जबकि अशर्कराओं के नाम के अंत में ओस अनुलग्न का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। अब स्टार्च के बाद में क्या रहा है, स्टार्च में सफिक्स ओस को लिया रहा है, इसके अलावा सेल्यूलोस ओस आ रहा है यहाँ पे, अपवाद कह सकते हैं, बाकी
तो पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं ना, पॉलीसेकेराइड्स भी इसी के अंदर काम में आए थे, दो भागों में बांटे गए थे उनको भी। तो मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, ये पॉलीसेकेराइड कैटेगरी वाइज करें तो पॉलीसेकेराइड चूंकि उनके अनुभार ज़्यादा होते हैं, मोनोसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड जो शर्कराओं में आते हैं, सरल शर्करा, उनके अनुभार कम होते हैं। लोकप्रिय दिमाग की बात कर रहा था, जब ये एक्चुअली में है क्या, तो सबसे पहला पॉइंट मैं डालूंगा, एक उत्क्रमणी पुनर्विन्यासिक अभिक्रिया, कुछ मैग्नेट पॉइंट बताऊंगा। तो ये उत्क्रमणी पुनर्विन्यासिक अभिक्रिया, रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। लोकप्रिय दिमाग माने इनके पुनर्विन्यास एज ए रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, उत्क्रमणी पुनर्विन्यास अभिक्रिया है, पहली कंडीशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब दूसरी हम बात करते हैं, और क्या है, देखो भाई, जब शर्कराओं को सांद्र क्षार विलीनों के साथ गर्म किया जाता है, तो सांद्र क्षारों के साथ गर्म करने पर क्या करती है शर्कराएं, तो जब शर्कराओं को सांद्र क्षार विलीनों के साथ गर्म करते हैं तो ये एल्डिहाइड मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, वो निम्न कोटि की शर्कराओं में विघटित होकर पहले पीला और अंत में भूरे रंग के विलयन में परिवर्तित हो जाती है और अंततः लास्ट में रेजिनीकृत हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब इन्हें तनु क्षारों के साथ गर्म करते हैं, तो तनु क्षारों के साथ गर्म करने पर ये क्या होगी, तनु क्षारों के साथ गर्म किए जाने पर इनमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, इनमें उत्क्रमणी पुनर्विन्यासिक अभिक्रिया देखने को मिलती है। ग्लूकोज का एक मध्यवर्ती इन डायोल के माध्यम से पहले फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज भी इन डायोल मध्यवर्ती के माध्यम से किसमें, मैन्नोज में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जब ग्लूकोज को तनु मैन्नोज के साथ गर्म करते हैं तो वह फ्रक्टोज और मैन्नोज का साम्य मिश्रण बनाता है। और इसी के अलावा फ्रक्टोज भी, तीनों में से कोई सा भी ले लें, फ्रक्टोज ग्लूकोज व मैन्नोज के साथ साम्य मिश्रण में पाया जाता है और मैन्नोज भी ग्लूकोज व फ्रक्टोज के साथ साम्य मिश्रण में पाया जाता है। तो सांद्र क्षारों के साथ कंडीशंस कि अगर हम सांद्र क्षार कंसंट्रेट बेस के साथ गर्म करें तो सांद्र क्षारों के साथ क्या करेंगे, सांद्र क्षारों के साथ शर्कराओं को गर्म करने पर क्या कंडीशन होती है, सांद्र क्षारों के साथ शर्कराओं को गर्म करने पर ये पहले पीले व भूरे रंग के विलयन में परिवर्तित होकर भूरे रंग के विलयन में परिवर्तित होकर अंततः रेजिनीकृत हो जाती है, ठीक है। कंडीशन बताती मैंने क्यों जाती है, सांद्र क्षारों के साथ शर्कराओं को गर्म किया जाए तो सांद्र क्षारों के साथ शर्कराओं को गर्म करने पर पहले पीले व भूरे रंग के विलयन में परिवर्तित हो अंततः रेजिनीकृत हो जाती है। लेकिन अब कंडीशन आ गई, यहाँ पर क्यों होती है, क्योंकि जब इन शर्कराओं को गर्म किया जाएगा तो शर्कराओं को गर्म करने पर वो टूटेंगी, ब्रेक होंगी, विघटित होगी, डिकम्पोज होगी। तो शर्कराओं को गर्म करने पर फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, वो निम्न कोटि की शुगर्स में वो डिकम्पोज होती है, टूट जाती है और फिर पहले पीले रंग का और अंत में भूरे रंग का और परिवर्तित होकर अंत में रेजिनीकृत हो जाती है। तो अब बात करते हैं तनु क्षारों की, तो तनु क्षारों के साथ क्या क्रिया होगी, तो जब इन्हें तनु क्षारों के साथ गर्म किया जाए, ये तनु क्षारों के साथ गर्म करने पर शर्कराओं का उत्क्रमणी पुनर्विन्यास हो जाता है। तनु क्षारों के साथ गर्म करने पर शर्कराओं का उत्क्रमणी पुनर्विन्यास हो जाता है। तनु क्षारों के साथ गर्म करने पर शर्कराओं का उत्क्रमणी पुनर्विन्यास हो जाता है, ठीक है। जब इन्हें तनु क्षारों के साथ गर्म किया जाएगा तो शर्कराओं का क्या हो जाएगा, उत्क्रमणी पुनर्विन्यास। और उत्क्रमणी पुनर्विन्यास की प्रक्रिया में क्या होती है, उत्क्रमणी पुनर्विन्यास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लोकरीदिमान मानेंकेसाइड पुनर्विन्यास। इस पुनर्विन्यास में क्या होते हैं, इस पुनर्विन्यास में ग्लूकोज किसके साथ, मैन्नोज व फ्रक्टोज के साथ, ग्लूकोज मैन्नोज में फ्रक्टोज
फ्रक्टोज के साथ मैनोज फ्रक्टोज के साथ साम्य मिश्रण में रहता है। ठीक है, विन्यास की प्रक्रिया में ग्लूकोज मैनोज एंड फ्रक्टोज के साथ साम्य मिश्रण में रहता है। ठीक इसी प्रकार जो मैनोज और फ्रक्टोज होंगे तो मैनोज ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ और फ्रक्टोज ग्लूकोज और मैनोज के साथ भी साम्य मिश्रण में रहेगा। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको कुछ डिटेल्स बताई है जो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। ओके, अब बात करते हैं कि ये लोगरिथम मान, बस इतना सा लिखना है इसके बारे में। अब लोगरिथम मान किस टाइप का पुनर्विन्यास होता क्या है, तो देखिए तो ग्लूकोज की बात कर रहे थे HCO, इसको मैं ले लेता हूँ, देन HCOH एंड देन यहीं पे चेंज कर देते हैं, चलो CHOH का फोर्थ बाई CH2OH, ये ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज का कन्वर्जन करवाया गया, ठीक है, जब हम ग्लूकोज का कन्वर्जन करवाएंगे तो कहाँ शिफ्टिंग होगी, इंडाइमर मध्यवर्ती बनेगा, ये तोड़ा, ये बनाया, ये हटाया, ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हुआ, तो जब इसे डाइल्यूट NaOH के साथ गर्म किया, तनु NaOH के साथ जब इसको गर्म कर रहे हैं, तनु NaOH के साथ गर्म करने पर क्या होगा, ये इंडाइमर मध्यवर्ती में परिवर्तित हो जाएगा। देखते हैं ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा HC एंड देन OH डबल बॉन्ड COH CHOH का फोर्थ ट्राइस एंड देन CH2OH। ओके स्टूडेंट, ये कौन सा मध्यवर्ती है, इन एंड देन दो एल्कोहलिक समूह, तो ये क्या होता है इंडाइयोल, तो इंडाइयोल इंटरमीडिएट बन जाता है, इंडाइयोल मध्यवर्ती, ठीक है, तो इसमें इंडाइयोल मध्यवर्ती बना, चलो मध्यवर्ती लिख देना, आपको ज्यादा याद नहीं होगा, इंडाइयोल मध्यवर्ती है। अब बना हुआ मध्यवर्ती कन्वर्ट किसमें होगा, चूंकि उत्क्रमणीय पुनर्विन्यास की परिघटना है, तो अब इस उत्क्रमणीय पुनर्विन्यास की परिघटना में होगा क्या, वो देख लेते हैं। ये देखिएगा, अगर कन्वर्ट किसमें होगा देखिएगा, अब ये भी अगर कहाँ आ जाए, यहाँ से कंडीशन, ये तोड़ा, ये बनाया, ये हटाया, तो कंडीशन हो सकती है, या यहाँ से चेंज होगा, सबसे पहले किसमें बदल जाए, ग्लूकोज फ्रक्टोज में, ये तोड़ा, ये बनाया, ये हटाया। ओके स्टूडेंट्स, अगर इस प्रोसीजर को अपनाता है पाथवे नंबर फर्स्ट, अगर इस पाथवे को अपनाता है प्रोसीजर नंबर 1 को, मैं यहाँ स्टार्चिंग लगा रहा हूँ, ये पाथवे नंबर फर्स्ट के, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं अभिक्रिया को देखूँ, अगर ये OH बॉन्ड के ब्रेक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहाँ कंडीशन क्या रहता है कि कन्वर्ट होगा CH2OH, हाइड्रोजन यहाँ आगे स्थान पर, इसमें कन्वर्ट हो गया CH2, हाइड्रोजन यहाँ के पहले से एक हाइड्रोजन था, कितने हो गए 2, CH2OH, देन C डबल बॉन्ड O, देन CHOH का फोर्थ ट्राइस, देन CH2OH, तो ये कहलाएगा आपके फ्रक्टोज। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ हम और देख लेते हैं, मैंने भी कहा था कि मध्यवर्ती बनता है, तो बनता जब मध्यवर्ती है तो इसी स्ट्रक्चर्स को हम देख लेते हैं। ये जो इंटरमीडिएट बन रहा था, ये इंटरमीडिएट चेन भी तो हो सकता है, यहाँ किस प्रकार से परिवर्तन हो, तो कंडीशंस करवाएगी कि ये पाथवे का अगर ये हो जाए, अगर ये हो जाए, ये तोड़ा, ये बनाया और ये हटाया, अगर ये प्रोसीजर चल जाए, पाथवे नंबर 2 व्हाइट वाला है, ध्यान रखिएगा, अगर उस प्रोसीजर को चलाते हैं, अगर इस प्रोसीजर को हमने चला दिया, पाथवे नंबर 2 ले लेंगे, तो 2 वाले प्रक्रम को लिया जाए, तो यहाँ क्या कंडीशन आ जाएगी, ये बदल जाएगा HCO डबल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड और ये आ जाएगा इधर OH H CHOH का फोर्थ राइट CH2OH और ये कहलाता है मैनोज। तो ग्लूकोज मैनोज के साथ, ठीक है, ग्लूकोज मैनोज के साथ, ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ साम्य मिश्रण में पाया जाता है, जिसे तनु चावल के साथ गर्म करें।
तो तनु क्षारों के साथ गर्म करने के बाद ये साम्य मिश्रण बनाते हैं और इस साम्य मिश्रण में तीनों पाए जाएंगे क्योंकि अभिक्रिया मध्यवर्ती द्वारा संपन्न होगी। मैंने दोनों प्रोसेस अलग लिए, अगर फिर भी आप कहेंगे तो इनको अलग अलग प्रोसीजर भी बताएं तो इसको और आगे चेंज किया जा सकता है। एक प्रोसीजर तो ये हो गया आप सभी के सामने। अब मैं इसको दूसरे वे में ले रहा हूँ। सपोज कीजिए हम इसको यहाँ से नहीं लेते, कंफ्यूज मत होइएगा, हमने एक प्रोसीजर यहाँ से लिया है कि ये थोड़ा ये बना है, ये ठीक है। अगर स्टूडेंट्स ये वाला प्रोसीजर हम काम में ले रहे हैं तो उस स्थिति में तो देखिएगा यहाँ से क्या बन रहा है, केवल ये बन रहा है। अब इसको निर्माण करना है तो इसके निर्माण के लिए मैं कहाँ जाऊँगा, तो मैं यहाँ आ जाऊँगा, मैं यहाँ आ जाऊँगा, ये किस में कन्वर्ट होगा, फिर इन डायगोनल मध्यवर्ती में कन्वर्ट होगा। किस प्रकार से होगा तो आपके सामने है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये थोड़ा ये बनाया, ये रखा, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा CH सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड OH एंड देन CH/OH का फोर प्राइस CH2OH। ये भी वही मध्यवर्ती आगे से मध्यवर्ती तो वही है, वैसे मैंने वहाँ स्टेप चेंज कर दी थी, वहीं पे दोनों को बताया था। लेकिन फिर भी अगर हम ले लें तो यहाँ क्या होगा, ग्लूकोज मध्यवर्ती के इन डायगोनल मध्यवर्ती के माध्यम से पहले फ्रक्टोज में, फिर फ्रक्टोज वही इन डायगोनल मध्यवर्ती के माध्यम से कहाँ चले गए, फिर वो चेंज हो गया यहाँ। यहाँ किस प्रकार से चेंज हुआ, मैनोस में चेंज करवाना है तो ये तोड़ा, ये बनाया एंड देन ये हटा। तो इस कंडीशन में क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये बदल जाएगा HC डबल बॉन्ड O देन OH देन CH/OH का होल प्राइस एंड देन CH2OH। ये कहलाएगा मैनोस। तो ग्लूकोज पहले फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज मैनोस में परिवर्तित हो सकता है। तो हम कह सकते हैं जब ग्लूकोज फ्रक्टोज और मैनोस के साथ साम्य मिश्रण में रहेगा तो मैनोस भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज के साथ, और फ्रक्टोज भी ग्लूकोज और मैनोस के साथ साम्य मिश्रण में रहेगा। और यही प्रक्रिया कहलाती है लोब्डी-दीवान मान्यता पुनर्विन्यास अभिक्रिया। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया होगा प्रोसीजर कि किस प्रकार से ये प्रक्रम चल रहा है, किस प्रकार से ये प्रक्रम चल रहा है। ये मैं आपको समझाता हूँ, एरो का निशान मैंने लगा दिया है, दोनों को मैं हटा देता हूँ। ये प्रोसीजर जो आपके हो गए लोब्डी-दीवान मान्यता पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो दो प्रक्रम थे एपिमरीकरण और लोब्डी-दीवान मान्यता पुनर्विन्यास जिनके द्वारा ग्लूकोज को मैनोस में परिवर्तित करने का कार्य किया जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा एरिथ्रो एवं थ्रियो समावयव, और इसके अलावा वो डिपेंडेंट होगा परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन म्यूटा रोटेशन, है ना, वो भी इंपॉर्टेंट होती है। मैक्सिमम आपको जो एक क्वेश्चन होगा वो यहाँ तक कवर हो जाएगा। फिर भी मैं सभी के हवा प्रक्षेपण फार्मूले वगैरह ही बताऊँगा। कुछ पॉइंट और है, मुश्किल से 5 या 6 ऑनलाइन क्लासेज जरूर होंगी, आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और इस यूनिट में से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, इतना मैं श्योर हूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।